अगर मैं आपको ये राइट का निशान दिखाकर पूछूं कि ये कौन सी कंपनी का लोगो है तो आप शायद पलक झपकने के पहले ही बोल देंगे नाइकी। हाँ, बचपन में हम में से कईयों ने इसे नाइक भी कहा होगा। आज भले ही नाइकी दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड में से एक है और इसके प्रोडक्ट्स बड़े और आलीशान शोरूम में डिस्प्ले पर लगे होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि लगभग 60 साल पहले जब इसे शुरू किया गया तब इस कंपनी का अपना कोई शोरूम नहीं था और एक कार की डिक्की में ही अपना शोरूम बनाकर इसे सड़कों पर घुमाया जाता था। नाइकी की सफलता की कहानी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत एक झूठ और कैमरे से हुई थी। तो जानते हैं कि कैसे नाइकी ने खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया और किस तरह दुनिया में अपना सिक्का जमाया कि आज हर घर में नाइकी का कम से कम एक प्रोडक्ट तो मिल ही जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप हमारे सफर के साथी बन सकें। कहानी की शुरुआत होती है 1959 में यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगोन से, जहां फिल नाइट नाम का एक लड़का बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। वो पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी रुचि लेता था और एक अच्छा एथलीट भी था जिसने कॉलेज लेवल पर बहुत सी दौड़ जीती थी। कुछ साल के बाद फिल ने आगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब जरा आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर हम कहें कि कौन सा देश है जो कैमरे बनाने में सबसे आगे है तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही कहा, जापान। अब अमेरिकन जूतों का जापानी कैमरे से क्या लेना देना? असल में बात कुछ इस तरह थी कि आज भले ही कैमरे के मार्केट में जापान की कोई टक्कर नहीं है, पर एक वक्त था जब यहाँ जर्मनी की तूती बोलती थी। पर एक दिन अचानक जापानी कैमरों की लहर आई जो जर्मन कैमरों को बहा कर ले गई। फिल कॉलेज असाइनमेंट के लिए बिजनेस प्लान का प्रोजेक्ट बना रहे थे। इसमें उन्होंने एक लाइन लिखी, क्या जापानी जूते भी अपनी वही जगह बना सकते हैं जो जापानी कैमरे ने बनाई थी? ये लाइन आगे चलकर मिसाल बनने वाली थी, पर फिल के दिमाग में ये बात घूमती रही। साल 1962 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल ने तय कर लिया कि वो जापान से जूते लाकर उसे अमेरिकन मार्केट में बेचेंगे। किसी को पता नहीं था कि असाइनमेंट बनाते बनाते इस लड़के के दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाएगा जो कि आने वाले कल में उसे दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में और उसकी कंपनी को दुनिया की जानी मानी कंपनियों में शामिल कर देगा। कहते हैं ना कि किताबें सिर्फ आपको थ्योरी का ज्ञान देती हैं, लेकिन असली जिंदगी में तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आती है और वो इंसान जो लीक से हटकर सोचता है अपनी एक खास जगह बना ही लेता है। अब जापानी जूतों को अमेरिका में लाने, उनको बेचने के लिए क्या करना पड़ता? जाहिर सी बात है, सबसे पहले जापान जाना पड़ता और वहाँ जूतों के अलग अलग ब्रांड, स्टोर और कंपनी को छानना पड़ता। फिर उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करनी पड़ती। तो पढ़ाई खत्म करके जल्दी ही फिर जापान चले गए। वहाँ उन्होंने दुकानों में घूम घूम कर जूतों की क्वालिटी की बहुत अच्छी तरह से स्टडी की। फिर उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम था ओनित्सुका टाइगर, जो कि मजबूत और चलनसार जूतों के लिए जानी जाती थी। फिल ने तय कर लिया कि वो इन जूतों की डीलरशिप लेंगे। अब यहाँ आता है झूठ। फिल ने कंपनी के मालिक से ये कहते हुए मुलाकात की कि वो अमेरिका के एक जाने माने शू ब्रांड के मालिक हैं और उनके बनाए हुए जूतों को अमेरिकन मार्केट में उतारना चाहते हैं, यानी कि डीलरशिप लेना चाहते हैं। जरा उनकी जगह खुद को रख कर देखिए और सोचिए कि क्या आप इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ किसी से ऐसे बात कर पाते? अगर तब फिल घबरा जाते या पकड़े जाते तो क्या होता? हालांकि इसे सुनकर ये तो लगता है कि वो एक झूठ बोल रहे थे या धोखा दे रहे थे, पर इसके पीछे उनका मकसद था कि वो अपने आप को एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर लें। आप इसे समझदारी कहें, चालाकी, झूठ या फिर ट्रिक, ये आपको तय करना है। उनका तरीका सही था या गलत, ये भी हम आप पर छोड़ते हैं। फिल ने उस कंपनी के मालिक से इतने आत्मविश्वास और कन्विक्शन के साथ बात की कि उसने हाथों हाथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उनको अमेरिका में अपने जूतों का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। फिल वापस आ गए और अगले साल 1963 में कंपनी की तरफ से उनको 12 जोड़ी जूतों की शिपमेंट मिली। फिल ने उन जूतों को एक गाड़ी की डिक्की में रखा और अलग अलग रेस ट्रैक पर ले जाकर उन्हें बेचने की कोशिश की। हालांकि कुछ जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि बिजनेस करने का यह तरीका ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित हो रहा। अब वो अपने कॉलेज के एक स्पोर्ट्स कोच बिल बोवरमैन के पास गए, जो जूतों की अच्छी खासी जानकारी रखते थे। जब उन्होंने फिल के हाथ में जूते देखे तो उनकी क्वालिटी से इतना प्रभावित हुए कि फिल को पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। इस तरह दोनों ने $500 लगाकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी शुरू की। यहाँ उनके कोच बोवरमैन की अपनी इमेज बहुत काम आई। दरअसल वो स्पोर्ट्स कोच थे, इस वजह से स्पोर्ट्समैन और एथलीट लोगों के साथ उनका रोज का उठना बैठना था। ऊपर से वह अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा सम्मानित और जाने माने इंसान थे। उन्होंने ही अमेरिका में जॉगिंग और स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया था। लोग उनकी कही हुई बात मानते थे, तो उनको मार्केट पकड़ने में 2 महीने का समय भी नहीं लगा।
अब तो जापानी कंपनी को ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते रहते और कंपनी इस बात से हैरान होती कि इतनी जल्दी इतने सारे जूते भला कैसे बिक जाते हैं। पहले एक साल के दौरान कुल 13,000 जोड़ी जूते बिक गए और इनको $8,000 का मुनाफा हुआ, यानी कुल लागत का 8 गुना। अगले साल ही फायदा बढ़कर $20,000 हो गया और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी बस अब तरक्की पर तरक्की करती जा रही थी। बोवरमैन को जूतों के बारे में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि जब भी कोई नई शिपमेंट आती तो वो उसमें से कुछ जोड़ी जूते खोलते, किसी डॉक्टर की तरह उनका चीर-फाड़ करते। अगर उन्हें लगता कि जूतों में कोई कमी है या अगली इंस्टॉलमेंट के जूतों को थोड़ा बढ़िया बनाया जा सकता है तो वो जापानी कंपनी को अपना आइडिया भेज देते। लेकिन अब परेशानी ये हो रही थी कि अमेरिका में इन जूतों की इतनी ज्यादा डिमांड होती थी कि कंपनी इसे पूरा ही नहीं कर पाती थी। असल में जापान की लोकल मार्केट की जरूरत पूरी करने के बाद जो भी जूते बच जाते उनको अमेरिकन मार्केट में भेजा जाता। लेकिन अमेरिकन मार्केट में जूतों की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि उसे उन्हें चुका के लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। कंपनी का रेवेन्यू अब बढ़कर $3 लाख तक पहुंच चुका था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका सेल कितने गुना बढ़ चुका होगा। अब फिल और बोवरमैन को ये समझ में आ गया था कि उनको डिस्ट्रीब्यूटर के रोल से मैन्युफैक्चरिंग के रोल में उतरना पड़ेगा, वरना वह ग्राहकों की डिमांड और अपने बिजनेस को लंबे समय तक बनाकर नहीं रख पाएंगे। 1971 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट खोली और जापानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अगले साल यानी 1972 में जर्मनी में ओलंपिक होने वाले थे और कंपनी के पास एक बहुत अच्छा मौका था। इसी दौरान एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि क्यों ना कंपनी का नाम बदलकर नाइकी रख दिया जाए, ये यूनान की गॉडेस ऑफ विक्ट्री है। इस तरह नाइकी की शुरुआत हुई। जरा सोच कर देखिए कि अगर ब्लू रिबन कंपनी ऑनेट स्क्वा की ही डिस्ट्रीब्यूटर बनी रहती तो क्या इतनी तरक्की कर पाती। लेकिन जैसे ही कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग का फैसला किया तो इनकी सेल्स दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई, क्योंकि अब ये अपने ग्राहकों के ऑर्डर को समय पर पूरा कर पा रहे थे। अगले 10 सालों में नाइकी ट्रैकिंग सूट और एक्सेसरीज भी बनाने लगी। अब कंपनी ने अपनी मार्केटिंग को और आगे बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स की दुनिया के जाने माने खिलाड़ियों को एड कैंपेन में शामिल करना शुरू किया। इसमें आप रोजर फेडरर, राफेल नडाल, माइकल जॉर्डन जैसे नाम देख सकते हैं। वैसे एक भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने नाइकी के लिए ऐड किया है। वो कौन है? आप हमें उनका नाम कमेंट में बताइए। नाइकी अब अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर कंपनियों में आ चुकी है। नाइकी के बनाए हुए आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग इसे इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हालांकि नाइकी क्वालिटी स्टैंडर्ड पर भी पूरी तरह खरी उतरी है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी कंपनी अपनी जगह पर बनी हुई है। जबकि इतने कंपटीशन के जमाने में न जाने कितनी कंपनियां आकर चली गई और अच्छे अच्छे पुराने खिलाड़ी भी मैदान से आउट हो गए। लेकिन नाइकी ने समय के साथ लोगों की जरूरत को समझा, खुद में बदलाव किया, खुद को अपडेट रखा और आज नतीजा ये है कि इस पर बहुत ही केस स्टडीज होती हैं। यही वजह थी कि हमने इस जानकारी को आपके साथ बांटना जरूरी समझा। फिल के पास कुछ था तो कॉन्फिडेंस और बोवरमैन के पास था अनुभव, और इन दोनों क्वालिटीज ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।